नॉर्मली जो एक साउंड वॉल्यूम रहता है, जैसे जो हम कैलिब्रेट करते हैं वो डेसिबल्स में कैलिब्रेट करते हैं, तो आपका 70 टू 85 ये आपका ठीक सेफ रेंज है। 85 के ऊपर जो रेंज रहता है वो डेफिनेटली कान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हाँ जी, डेफिनेटली अगर आपका नाक ऑब्स्ट्रक्शन है आपका पूरा, ऑब्वियसली वहाँ पे हवा वगैरह नहीं जा पा रही है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं, वो ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, नेक स्वेलिंग रहती है। अगर आपको कुछ लग रही है कि आपके गले में कोई गांठ सी दिख रही है, विजिबल है, जो ऊपर से गांठ है, तो उसको डिले मत करिए। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने टीम के समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर नेहा सेठी हूँ। मैं ईएनटी का कंसल्टेंट हूँ। मुझे इस फील्ड में 12-13 साल हो गए हैं और मैं हॉस्पिटल्स के साथ अटैच्ड हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक भी है। सो मैम, जैसे आपको इतना टाइम, इतना एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ईयर, नोज और थ्रोट से रिलेटेड जो पेशेंट्स आपके पास लेके आते हैं? देखिए, स्टार्ट करते हैं ईयर से रिलेटेड। ठीक है, तो ईयर से रिलेटेड जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि नॉर्मली जो पेशेंट्स लेके आते हैं वो हियरिंग लॉस के साथ। ठीक है, इसके साथ इन्फेक्शंस वगैरह भी कॉमन प्रॉब्लम्स में आता है। और नोज से अगर रिलेटेड देखें तो आजकल पॉल्यूशन, एलर्जीज इतना ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। पेशेंट्स आते हैं नेजल ब्लॉकेट की कंप्लेन लेके। काफ़ी जिनको साल भर एलर्जीज रहती हैं तो उनको स्नीजिंग वगैरह रहती है, डिस्चार्ज वगैरह रहता है। थ्रोट से रिलेटेड बात करें तो वॉइस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गले में भी इन्फेक्शंस वगैरह काफ़ी कॉमन रहता है। साइनसेस में रहते हैं, साइनोसाइटिस वगैरह। थायराइड वगैरह की भी प्रॉब्लम्स इसमें डेवलप हो सकती हैं। तो ये नॉर्मल रूटीन ईएनटी प्रॉब्लम्स हैं। मैम, जैसे आज आपने बताया कि ईयर लॉस हो जाता है, ईयरिंग लॉस की प्रॉब्लम्स आती है कॉमन। तो जैसे आजकल तो इतने सारे लोग हैं जो मतलब अपने कानों को साफ करने के लिए ईयरबड्स का यूज करते हैं, तो उससे भी तो प्रॉब्लम होती होगी। As ENT specialist, we never advise for earbud usage, क्योंकि earbuds क्या रहता है, आप अगर आपको कान साफ करना है तो आप बाहरी एरियाज को क्लीन कर सकते हैं, बट कैनाल में कुछ भी चीज़ डालना सही नहीं रहती है। ईयरबड से जब उसको कैनाल के अंदर डालते हैं तो ट्रॉमा, इंजरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और नॉर्मल ईयर का क्या सिस्टम रहता है कि उसका सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म रहता है। वैक्स एक नॉर्मल सिक्रीशंस होते हैं, जैसे स्वेटिंग होती है वैसे नॉर्मल सिक्रीशंस रहते हैं जो कि अपने आप ईयर से क्लीन होते रहते हैं। तो नॉर्मली ईयर के अंदर कैनाल में क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी अगर आपको वैक्स डेवलपमेंट होता है तो उससे बेटर है कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ब्लॉकेज लग रहा है, हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है वैक्स के कारण, तो आप स्पेशलिस्ट से मिलिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। मैम, जैसे आपने बोला स्पेशलिस्ट से, तो आजकल तो हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर्स के पास जाना नहीं चाहते। अगर जाना भी हो तो पहले वो कुछ टाइम, कुछ दिन होम रेमेडीज करेंगे कि हम ही कर लें, शायद सही हो जाए। ये चीज भी तो कॉमन प्रॉब्लम है। ये चीज़ भी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप उसको देखेंगे नहीं कि किस कारण से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सही इलाज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। कान में तेल डालना, नॉर्मल मेडिकल शॉप से दवाइयाँ ले लेना बिना देखे कि एग्जैक्टली आपका फंगस के कारण प्रॉब्लम हो रहा है कि वैक्स के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो वाली चीज़ें हैं कि ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको कुछ सिम्टम्स हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उसको प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाइए। जिससे काफी सारी कॉलिंग कंपनीज हैं, लोग ज्यादातर बर्ड्स का आजकल यूज करने लग गए हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब उसको यूज भी हो, कम से कम यूज हो, और कोई प्रॉब्लम भी ना हो ऐसे। नॉर्मली जो एक साउंड वॉल्यूम रहता है, जैसे जो हम कैलिब्रेट करते हैं वो डेसिबल्स में कैलिब्रेट करते हैं, तो आपका 70 टू 85 ये आपका ठीक सेफ रेंज है। 85 के ऊपर जो रेंज रहता है वो डेफिनेटली कान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। खाली आपका डेसिबल वाला चीज़ नहीं है, उसके साथ आपके कितने ड्यूरेशन के लिए आप इसको साउंड को एक्सपोज हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत देर ईयरबड्स वगैरह यूसेज करना उसको एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप उसको लो वॉल्यूम में यूज़ करिए, एक सेफ लिमिट में यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा हाई डेसिबल्स पे यूज़ नहीं करिए। ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ड्यूरेशन कट ऑफ करने की कोशिश करें। और मतलब नॉर्मल ये है कि आप उसको स्पीकर मोड पे अगर कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, मीटिंग्स वगैरह है, स्पीकर मोड पे कर सकते हैं तो वो ज़्यादा
बेटर है इंस्पाइट के आप कुछ कैनाल में डाल रहे हैं। मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं जिन्हें बचपन से ही मशीन लग जाती है, एयर मशीन्स लग जाती है, तो वो मतलब बचपन से या तो बाय बर्थ हियरिंग लॉस होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है? नॉर्मली जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो बाय बर्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन केसेस में बेरा एक टेस्ट होता है जो कि छोटे बच्चों में आजकल आफ्टर डिलीवरी बच्चों में एडवाइस किया जाता है कि आप बेरा करवा लें। उससे उनका नर्व कॉम्प्लेक्स कि आपका हियरिंग कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हुआ है जिसको सही समय पर पकड़ सके और फिर उसका सही समय पे इलाज कर सके। तो इसका इलाज नॉर्मली यही रहता है कि फिर ऐसे बच्चों में फिर कॉक्लियर इम्प्लांटेशन वगैरह किया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट का एक ये बेसिक जो हम लोग फॉलो करते हैं कि आप जितना जल्दी उसको इम्प्लांट करवा लें तो उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इसके अलावा जैसे ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हियरिंग लॉस वगैरह, तो ये जेनेटिक भी होता है, जैसे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को है, देन पेरेंट्स मिला के वो मतलब जो उनके डेफिनेटली ये जेनेटिक होती हैं, मतलब ऐसे बच्चों में भी देखा गया है और इवन मतलब जिनकी फैमिली में हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम होता है तो उनको देखा गया है कि अर्ली लॉस डेवलप हो जाता है। डायबिटीज़ जिनको रहता है, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ रन करते हैं तो उनमें भी ये सब हियरिंग लॉस वाला प्रॉब्लम रहता है। जैसे इसके अलावा अभी हमने थ्रोट की बात की थी, तो आजकल वोकल कोर्ड्स में ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, जिसमें पेन नहीं होता बट हाँ फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या कैसे उसे प्रिवेंट करना चाहिए? नॉर्मली ट्यूबरक्लोसिस में ये रहते हैं कि पेशेंट एक नेक स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक स्वेलिंग रहती है। अगर आपको कुछ लग रही है कि आपके गले में कोई गांठ सी दिख रही है, विजिबल है जो ऊपर से गांठ है, तो उसको डिले मत करिए। आप उसको अर्ली से अर्ली जितना जल्दी हो सके आप एक बार स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए कि उसका कुछ सिग्निफिकेंट कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ तो नहीं है। इसमें नॉर्मली हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उस गांठ का, अगर लगता है तो उसमें एफएनएसी करके एक जांच होती है, एफएनएसी करवाते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि जितना जल्दी अर्ली मेजर्स ले सकें। डेफिनेटली ट्यूबरक्लोसिस में ये रहता है कि आपका एक्सपोजर वाला भी एक फैक्टर रहता है कि अगर किसी को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है या वैसे तो आप थोड़ा सीमित उसमें रहिए थोड़ा। मैम जैसे जो विजिबल है वो तो हम देख सकते हैं कि हम इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जो इनविजिबल है, जो थ्रोट के अंदर है, वोकल कॉर्ड्स के अंदर है, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? वोकल कॉर्ड्स में नॉर्मली जो आपके रहते हैं पॉलिप्स या नोड्यूल्स वगैरह डेवलप होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपको वोकल कॉर्ड्स में हो रहा है तो चेंज इन वॉइस पहला सिम्टम हो ही गई ही होगा। तो अगर उस तरीके का कोई सिम्टम आ रहा है, जैसे आपको खाने पीने में दिक्कत लग रही है, कुछ निगलने में दिक्कत हो रही है या फिर आपके वॉइस चेंज है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो थ्रोट प्रॉब्लम्स के लिए आजकल जो टोबैको स्मोकिंग डेफिनेटली क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से आपकी ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं, नॉर्मली कैंसर वगैरह जो गले के कैंसर्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो टोबैको स्मोकिंग इसको कट ऑफ करना चाहिए। मैम जैसे हमने सुना है इसके लिए साइनस सर्जरी होती है, तो साइनस सर्जरी क्या है? साइनसेस नॉर्मली हमारे बोनी स्पेसेस होती हैं, जो फेस पे बोनी स्पेसेस रहती हैं जो कि नॉर्मली हवा से भरी रहती हैं। ये नाक के आपके अलग अलग एरियाज में कनेक्टेड रहता है। तो साइनसेस में ये रहता है कि इसमें नॉर्मली हवा है कि उसकी लाइनिंग रहती है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। अब अगर आपको बार बार इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है या अगर आपको बार बार एलर्जिन से आप एक्सपोज हो रहे हैं तो उसमें ये जो म्यूकोजल थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, जो आपका स्किन लाइनिंग रहती है वो आपकी थोड़ी सी मोटी होने लग जाती है। आपके जो नाक और साइनसेस का जो कनेक्शन रहता है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो उससे फिर ये आपके सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। आपको बार बार छींके वगैरह जो एलर्जीज में देखा जाता है, छींके रहती हैं और साथ में आपके काफी कुछ म्यूकस वगैरह आता रहता है। आई सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। अगर आपका ज्यादा डेवलप होता है तो उसमें फेशियल सिम्टम्स, फेशियल पेन रहता है, फेशियल स्वेलिंग आ सकती है। तो ये नॉर्मली उससे साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक होता है डीएनएस। डीएनएस डिविएटेड नेजल सेप्टम रहता है। तो नाक की बनावट ऐसी है कि उसमें बीच में एक सेप्टम रहता है जो आपकी नाक की कैविटी को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। अगर मान लीजिए अगर वो बीच की हड्डी आपकी थोड़ी डिविएटेड है तो उसमें ये रहता है कि आपको फिर ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली बाय बर्थ ही रहता है। जैसे 17 ईयर्स तक हम बोलते हैं कि आपका फेस का बनावट हो जाता है उस तरीके से।
तो ये आपका 17 ईयर्स के बाद अगर आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वो डिविएटेड नेजल सेप्टम के बाद भी हो सकता है। तो मैम जिससे किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको इससे कोई इफेक्ट भी पड़ता है? हाँ जी, डेफिनेटली। अगर आपका नाक ऑब्स्ट्रक्शन है आपका पूरा, ऑब्वियसली वहाँ पे हवा वगैरह नहीं जा पा रही है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं, वो ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं, तो जिससे मतलब सर्जरी करके काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाता है इसमें। तो मैम जिसकी सर्जरी होती है वो किस तरीके से होती है, मतलब कैसे, कितना टाइम लगता है? ये बेसिकली नाक के अंदर से ही होती है, इसमें कोई बाहर इंसिशन या बाहर से कट नहीं होता है। इसमें जो आपकी नाक की हड्डी, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि नाक की हड्डी जो बढ़ी हुई रहती है, जो आपका डिविएटेड पार्ट रहता है, उसको रिमूव करके आपका सेप्टम स्ट्रेट किया जाता है। तो जैसे मैम आपने बताया इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कोई जैसे ईएनटी सर्जरी करवाता है तो आप उससे पहले कौन कौन सी एडवाइस देती है कि उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एंड देन सर्जरी के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मली एक सर्जरी हमेशा इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में करनी चाहिए, और इसलिए हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट्स एक एंटीबायोटिक का कोर्स ले लें। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है। उसके बाद सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ईयर सर्जरीज में पैक वगैरह डलता है, पैक निकालने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कान को ड्राई रखना, पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब आप स्नीज वगैरह करते हैं तो थोड़ा मुंह खोल के करें। तो ये बेसिक आपके ईयर सर्जरी से रिलेटेड रहता है कि उस पर ज़्यादा प्रेशर ना हो, जैसे आटा गूंदना, वजन उठाना, ये सब चीज़ों के लिए हम मना करते हैं कि आपका ड्रम पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेजल सर्जरीज के लिए भी रहते हैं कि उसके बाद आपकी, जैसे हम साइनसेस क्लियर करते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका नाक की रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, जो नेटी हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा किट वगैरह आता है उसके, और उससे नेजल वॉश करते हैं जिससे कि साइनसेस वगैरह आपके क्लियर रहेंगे। जो ओपनिंग हमने खोली है, जो आपके साइनसेस में जो सूजन है वो फिर से डेवलप ना हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वोकल सर्जरीज रहती हैं, तो वोकल सर्जरीज में इंपॉर्टेंट रहता है कि आप वॉइस का यूज़ सर्जरी के बाद ज़्यादा ना करें। रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए एसिड रिफ्लक्स ना हो, इसलिए एसिडिटी पे कंट्रोल करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पोस्ट ऑफ केयर इम्पॉर्टेंट है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हर फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आजकल एआई आ गए, रोबोटिक आ गए, वीआर हैं, काफ़ी सारे इसमें ट्रीटमेंट में। तो ईएनटी में से या तो मशीन का यूज़ होता है या मैनुअल यूज़ होता है, या ऐसी कोई टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है? ईएनटी में नॉर्मली हमारी एंडोस्कोपिक सर्जरीज ज़्यादा होती हैं। ईयर सर्जरीज भी आजकल हम एंडोस्कोपिकली करते हैं। पहले हम पीछे से ओपन करके करते थे, आजकल एंडोस्कोपिक अप्रोच रहता है। एंडोस्कोपिक यानी कैमरेज के थ्रू हम सर्जरीज करते हैं। जो ड्रम रिप्लेसमेंट होता है या ऑसिकल्स का जो ऑसिक्लोप्लास्टी करते हैं, तो वो सब कैमरे के थ्रू होता है। साइनस सर्जरी भी हम एंडोस्कोपिकली करते हैं। इवन सेप्टोप्लास्टी, जिसका डिविएटेड नेजल सेप्टम, तो वो भी सब एंडोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू हो जाता है। गले में जो वोकल कॉर्ड्स की रहती है उसके लिए एमएलएस होता है, वो भी माइक्रोलैरिंजियल सर्जरीज में आता है, तो उसमें भी सब एंडोस्कोपिकली ही काफ़ी अच्छा इसमें है। इसमें मतलब आपका बहुत ज़्यादा कट वगैरह नहीं रहता है, और कैमरे के थ्रू ही अंदर अंदर से ही सर्जरी हो जाती है। जैसे आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, जो कंसल्ट नहीं करवाते हैं, वो पहले घर पे ही किसी भी चीज़ को लेके वो पहले होम रेमेडीज यूज़ करते हैं। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें किस तरीके से एडवाइस करेंगे कि वो अपनी डेली लाइफ को प्रिवेंट करें, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें? जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नॉर्मल ईएनटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इम्यूनिटी वगैरह डेवलप होती है। आपको बहुत विटामिन रिच और मिनरल्स वगैरह आपके रहें, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी खासी डेवलप हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो रिफ्लक्स डिजीज टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। स्ट्रेस हेडेक होता है, इम्यूनिटी फॉल होती है, तो इसलिए इन्फेक्शंस वगैरह काफ़ी कॉमनली डेवलप हो जाते हैं। तो बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम डेवलप होती है, साउंड लेवल्स जो आप सुन रहे हैं उसको उसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए, आजकल बच्चे काफ़ी ज़्यादा ईयरफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करें। बहुत लंबा एक्सपोजर या बहुत लाउड साउंड्स कान को बहुत नुकसान पहुंचाती है और परमानेंट हियरिंग लॉस कर देती हैं। तो ये जितना चीज़ें अवॉइड कर सकें, अगर जो लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स हैं, जिनका जो किडनी वाले सीकेडी के पेशेंट्स होते हैं, या जिनकी इम्यूनिटी गिरी हुई है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनको बार बार इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो वो समय लेते हुए ही वैक्सीनेशंस करवाएं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, और आपकी स्ट्रेप्टोकोकल वाली वैक्सीन होती हैं, निमोनिया की वैक्सीन होती हैं, तो वो लीजिए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय दिया।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।